इस क्लास में मैं आपको लैटिट्यूड्स अर्थात अक्षांश रेखाओं के बारे में बताने वाला हूँ। उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, उनका यूज क्या होता है और किस तरह से उनको याद रखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट लाइंस कौन कौन से, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले इस इमेज को देख के आपको लग रहा होगा कि काफ़ी सारी लाइंस हैं। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो ठीक है, रिवीजन कर लो आप इसे। ठीक है, तो काफ़ी सारी लाइंस आपको दिख रही हैं। लाइन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में। तो इस चीज़ को हम समझते हैं डिटेल में। ये हमारी अर्थ हो गई, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। हालांकि अर्थ का शेप तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतना परफेक्ट सर्कल है ही नहीं वो। ठीक है, इतना परफेक्ट स्फीयर हो ही नहीं सकता, जियोड शेप है अर्थ का। बट जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं और जो साइंटिस्ट हैं, इसी पे हमारा सारा का सारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में उन्होंने बताया है। तो इस चीज़ पे हम समझेंगे कि उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। सबसे पहले अर्थ के ऊपर नॉर्थ पोल सबको पता है, नीचे में साउथ पोल S4 डिनोट करते हैं उसे हम। अगर मैं बीच में एक लाइन क्लिक कर दूँ यहाँ पे इस तरह से, तो हमारा जो अर्थ है ना वो दो हेमिस्फीयर में बढ़ जाएगा। हेमिस्फीयर अर्थात आधा गोला, क्योंकि हमारा ये पूरा गोला है। तो जब मैंने लाइन क्लिक किया नीचे, ठीक है, तो ये आधा गोला ऊपर चला गया, आधा गोला नीचे चला गया। ठीक है, ये हेमी सर्कल कह सकते हो, बट अर्थ इज 3D, सो यू कैंट से दैट। ओके, सो ये हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, तो ये लाइन जो हमारी है ना, ये क्या कर रही है, इसको बांट रही है दो हिस्सों में। तो ये लाइन जो है, क्योंकि ये बांट रही है तो बांटने वाले को इक्वेटर बोला गया। इस लाइन का नाम ही इक्वेटर है। इक्वेटर क्यों? क्योंकि इक्वल पार्ट में बांट रही है। इक्वल पार्ट में इस है ना, क्या कर रही है, उसको बांट के ख़त्म कर रही है। ऊपर दे रही है, नीचे दे रही है। अब देखो ध्यान से, जैसा कि लैटिट्यूड के बारे में आपको बता दूं कि ये वो लाइंस होती हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर ट्रैवल करती हैं, जैसे कि आपने इमेज में देखा था पहले ही। ठीक है, किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है, तो जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखो। ऊपर आपको चांद दिख रहा है, वही ज्योमेट्री वाला चांद, ये वाला। हाँ, नीचे भी आपको एक चांद दिख रहा होगा। तो चांद में आपने देखा है कि 0 डिग्री से स्टार्ट होती हैं चीज़ें और 180 डिग्री पर आके ख़त्म हो जाती हैं। सेम नीचे भी वही, तो नीचे भी वही सिस्टम होगा। यहाँ 0 लगा दो और यहाँ 180 लगा दो, उल्टा कर दो इसको जैसे। ठीक है, तो 0 डिग्री है, यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, सबको पता है। यहाँ भी 90 डिग्री बन जाएगा। तो हम इस तरह से ऊपर जाते हैं अब जरा सा। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इस तरह से जाते जाते मैं एक समय जो है 90 डिग्री पे क्या होगा, पहुँच जाऊँगा। फिर यहाँ 91, 92, 92 इस तरह से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। या ऐसे भी इसको कहा जा सकता है कि अगर मैं इसको 0 मानूँ इस पॉइंट को, तो यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यहाँ जाते जाते मैं 90 पे पहुँच जाऊँगा दोनों साइड से। अब दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट लगाते हुए इस स्केल की सहायता से 1 डिग्री ये वाला मिला दूँ ऐसे, 2 डिग्री यहाँ मिला दूँ, 3 डिग्री यहाँ, 3 डिग्री यहाँ, ठीक है, 5 डिग्री यहाँ, 5 डिग्री यहाँ, इस तरह से अगर मिलाते जाऊँ तो मेरे पास टोटल जो है 90 लाइन्स बन जाएंगी। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरह से 90 90 यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा लास्ट में जाते जाते। 89 89 यहाँ पे एक लाइन बनेगी। और लाइन जो है ऊपर की ओर जाते जाते क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर कहीं यहाँ पे 79 होगा तो वो इतना छोटा होगा। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जैसे डिग्री की वैल्यू बढ़ रही है वैसे लाइन जो है छोटे होते जा रहे हैं। हमारे लैटिट्यूड, इसी को तो लैटिट्यूड कहा जाता है ना, वो क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। और डिग्री जितना छोटा है उतना ही ज़्यादा बड़ा हमारा लैटिट्यूड हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 1 से 90 तक टोटल 90 लाइन्स हमने क्लिक कर दिए। ठीक है, उसी तरह ठीक इसका अपोजिट, क्योंकि ये सिमेट्री है, सममित है एक दूसरे के, तो यहाँ भी 90 लाइन्स देखने को मिलेंगी अगर आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा। तो 90 + 90 टोटल 180 लाइन्स हमारे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इंपॉर्टेंट, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अर्थ के अंदर 180 लैटिट्यूड्स हैं? बिल्कुल हैं, बट एक और एक्स्ट्रा लाइट यहाँ जो है 0 डिग्री वाला, मैं इसको काउंट ही नहीं किया ना, तो ये भी तो एक लाइन है हमारा, तो ये 181 हो गया। यानी कि हमारे अर्थ पे जो है टोटल 181 लाइन्स हैं। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो और रियलाइज़ करो थोड़ा सा, जो मैंने आपको भी बताया। पहली लाइन देखो और दूसरी लाइन देखो, क्या ये लाइन में कुछ आपको अच्छा सा चीज़ दिख रहा है? आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो देखोगे ये जो लाइन्स है एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। पैरेलल अर्थात ये दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, कभी नहीं टकराती हैं, ठीक रेल की पटरियों की तरह। ठीक है, और ये जो एंगल्स बनते हैं ये सेंटर से बनते हैं, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो 3D है ना, तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। हमारा दूसरा सवाल ये है कि जैसे मैंने फॉर्मेशन तो कर लिया, इस चीज़ का बना लिया मैंने बड़े अच्छे से डिग्री वगैरह करके, लेकिन इसका यूज क्या है लाइफ में, इस चीज़ का यूज क्या है, तो इसका यूज हम थोड़ा सा समझेंगे डिटेल में। दोस्तों, किसी बिंदु को पता लगाने के लिए तो आपको लॉन्गिट्यूड की जरूरत भी पड़ेगी लैटिट्यूड के साथ, सिर्फ लैटिट्यूड से काम नहीं चलेगा अकेले। ठीक है, तो यहाँ पे आप मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी चीज़ का। जैसे देखो, एक कंट्री है इक्वाडोर, एक कंट्री है कोलंबिया, एक कंट्री है ब्राज़ील, ये तीनों ही 0 डिग्री पे स्थित है। अर्थात अगर किसी बच्चे से पूछा जाए जिसने अभी ये वीडियो जस्ट देखा है, बताओ भाई ब्राज़ील कहाँ है, मैंने बताया 0 डिग्री पे, तो बता देगा सर इसी लाइन में कहीं पे है, इसी लाइन में कहीं पे है। उसी तरह मैंने बोला इक्वाडोर, फिर मैंने बोला कोलंबिया, तो इसी लाइन में कहीं पे है वो, ऊपर में बिल्कुल नहीं होगा, नीचे में बिल्कुल नहीं होगा। तो हमने प्लेस को जल्दी से फाइंड कर लिया। और जब मैं लॉन्गिट्यूड पढ़ाऊँगा तो आपको पता चलेगा जो ऊपर से लाइन्स आती हैं
उसमें किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा मैंने बताया आपको कि इन लाइंस का यूज किया जाता है हीट जोन्स को दर्शाने के लिए। हीट जोन्स, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं डिटेल में। किसी भी एरिया का हीट जोन वहाँ पे सनलाइट की मात्रा एब्जॉर्ब करने वाले फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो मैंने बताया आपको कि ये इस पॉइंट से यानी 7 डिग्री से नीचे 7 डिग्री, यहाँ पे एन और एस लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ मैंने बताया कि इस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी सनलाइट रिसीव हो रहा है, यहाँ पे ऊपर से सनलाइट आ रहा है बहुत तेज़ी में, ठीक है। इस एरिया पर बस पड़ रहा है, यहाँ पर बस, ठीक है। तो क्योंकि हमारी अर्थ इस तरह से तो घूम रही सन के चारों ओर, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से, और जब से इसका निर्माण हुआ तब से इसी तरह से घूम रही है उसके, ठीक है। रेवोल्यूशन कर रही है, रोटेशन कर रही है। तो अगर ये एरिया गर्म हो रहा है सन से, तो जाहिर सी बात जब रोटेट होगा ना अर्थ, तो ये पूरा एरिया ही गर्म हो जाएगा, पूरा एरिया ही गर्म हो जाएगा। अर्थात इस एरिया में जिस तरह का क्लाइमेट या मौसम बनेगा, ये पूरे ही पट्टी में, अर्थात ये पूरे ही बेल्ट में, इंग्लिश में बेल्ट बोलते हैं, हिंदी में पट्टी या पट्टी ही बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इंग्लिश में बेल्ट बोलते हैं इसको। पूरे ही एरिया में सेम मौसम, सेम वेदर, सेम तरह के जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन और सेम तरह का क्लाइमेट देखने को मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। अब कहीं पे माउंटेन हो गया तो वो अलग चीज़ है, कहीं पे ओशंस हो गया वो थोड़ा सा डिफरेंस ला सकता है, लेकिन 70 to 80% चांस है कि वहाँ पे जो है एरिया है ना, क्लाइमेट जो है नहीं लोग का इस पर्टिकुलर एरिया का सेम रहेगा। अगर मैं बताऊँ कि ये एरिया जो है यहाँ पे लेस, यहाँ से 90 डिग्री एन से 80 डिग्री एन तक सनलाइट रिसीव नहीं हो रहा है, मैंने बोला, तो जाहिर सी बात है जब अर्थ घूमेगी इस पूरे ही एरिया में क्या होगा, सनलाइट रिसीव नहीं होगा, तो यहाँ पर रात ही हो जाएगी फिर, ठीक है। इस तरह से, और फिर ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर इस पर्टिकुलर एरिया में ठंड है तो पूरे ही एरिया में ठंड होगी। उसी तरह से अगर मैंने बताया कि 30 डिग्री एस से 50 डिग्री एस के बीच में टेम्परेचर बड़ा ही बढ़िया है, बड़ा ही प्यारा है, सनलाइट हल्का हल्का पड़ रहा है और लोग जो है बाहर निकल के इंजॉय कर रहे हैं, तो ये पूरे ही बेल्ट में इसके यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंड दिस इज ऑल ड्यू टू रोटेशन, दिस इज ऑल ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अगर यहाँ पे खुशनुमा मौसम है तो पूरे ही बेल्ट में जो है खुशनुमा मौसम होगा। ये सब हम पता करते हैं लैटीट्यूड पढ़ के ही, एंड इसीलिए लैटीट्यूड का यूज़ काफ़ी ज़्यादा लाइफ में बढ़ जाता है। लैटीट्यूड जो है हमारी, एक चीज़ और समझ लेना, लैटीट्यूड, अगर लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कभी कन्फ्यूज करोगे ना, तो याद रखना ये लेटी हुई लाइन्स हैं धरती पे, ये क्या है, लेटी हुई लाइन्स है। वहीं आप लॉन्गिट्यूड पढ़ोगे तो लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स है, सारी की सारी लंबी लंबी इस तरह से, तो लेटी हुई लाइन है अर्थात लैटीट्यूड। हिंदी में तो अक्षांश याद हो जाता है, अक्षांश और देशांतर। तो अभी तक मैंने जितना भी कुछ आपको बताया है ये सब उसमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, अभी मैं करूँगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये अर्थ का बनाया गया ड्राइंग ही पूरा का पूरा गलत है। असली ड्राइंग जो है हमारा है, एक्चुअल जो हमारा ड्राइंग है अर्थ का, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो क्योंकि हमारा, अब जैसे कि बचपन से जानते हो, स्कूल में पढ़ाया गया है कि 23.5 डिग्री पर हमारा जो है वो टिल्टेड है, तो ये 66.5 का क्या रोल है इसमें, और 23.5 होता क्या है एक्चुअली, बचपन से तो रटते आ रहे हैं टिल्टेड है टिल्टेड है टिल्टेड है, क्या है ये टिल्टेड भाई। तो ध्यान से देखो एक चीज़, ये टिल्टेड होने का एक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये इस 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक, ये जो पॉइंट है ना, ये साल में किसी ना किसी एक दिन, यहाँ से लेके यहाँ तक, किसी न किसी, इस पोर्शन में एक्चुअली पूरे में ही, यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हो ना, इस तरह से पूरे में ही किसी न किसी दिन सन की सीधी रोशनी पड़ती है इस एरिया में। इसलिए ये एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ खूब बारिश होती है, जितनी ज़्यादा गर्मी उतना ही ज़्यादा वाटर साइकिल, ओके। और ये जो एरिया होता है, यहाँ सन की तिरछी लाइट पड़ती है, 23.5 से 66.5 के बीच में सन की तिरछी सनलाइट पड़ती है। इस वजह से एरिया जो होता है ना टेम्परेट होता है। टेम्परेट मीन्स वो एरिया होता है जो ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। टेम्परेट जोन इसको कहा जाता है इंग्लिश में, शीतोष्ण, ठीक है, शीत प्लस उष्ण। और ये वाला पोर्शन है, अगर यहाँ पे 6 महीने दिन है तो 6 महीने दिन ही रहेगा, और रात अगर है 6 महीने तो 6 महीने रात ही होगा। यह है पोलर जोन, यह नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल। दोनों ही जगह पे आइस के बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ज़्यादा आइस हालांकि यहाँ पे है, ठीक है। अब हम इन लाइंस के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जल्दी से, वो हमारा आखिरी बिंदु होगा आज का। तो इस रीजन की वजह से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक सनलाइट जो है सीधी पड़ती है, उसके बाद सनलाइट जो है तुरंत ही मुड़ने लगती है। आगे की क्लास में और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो ऐसा है कि ये लाइंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइंस, तो इसलिए इनका नामकरण हम लोग कर देते हैं, जो चीज़ हमको इंपॉर्टेंट लगती है। अब सोचो कि 23.5 का हमने क्यों किया, 40 का क्यों नहीं किया, 40 डिग्री का कर देते हैं नामकरण, उसका कुछ अच्छा सा नाम रख देते हैं हम लोग, लेकिन नाम हमने उसका नहीं रखा। जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसी का नामकरण होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स है। इसका क्या नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम है, हिंदी में इसे कर्क रेखा बोला जाता है, कर्क रेखा। और एक कर्क राशि भी होती है हमारी। ये जो है हमारा क्या है, आर्कटिक
रेखा है, या आर्कटिक वृत्त भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये सर्कुलर है ना, ठीक है। और आर्कटिक इसका इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है आर्कटिक ओशन देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर एरिया में। देन ये तो इक्वेटर है, ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर इसलिए क्योंकि इक्वल पार्ट में मैंने बताया ना अभी डिवाइड कर देता है। और दूसरी बड़ी बात ये, इसको हिंदी में जो है विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। इसको जो होता है मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और ये जो है हमारी अंटार्कटिक रेखा है क्योंकि यहाँ पे जो है अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है हमारा, अर्थात महादेश है वहाँ पे, ठीक है, पूरा पूरा बर्फ का। इसके नाम पे इस रेखा का नाम जो है अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्कल रखा गया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंडिया हमारा इस मैप में कहाँ है, तो इंडिया हमारा जो है यहाँ पे है, ठीक है ना। इस मैप को आप देखो जो कि एक्चुअल आपका मैप है, तो इंडिया हमारा यहाँ है। इंडिया जो है 23.5 डिग्री जो लाइन हमारी कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इंडिया को लगभग 2 भागों में बांट देती है। और जब ये रेखा इंडिया से गुजरती है तो ये गुजरात, राजस्थान, MP, सीजे था छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से जो है होती जाती है। और इस तरह से इंडिया को लगभग 2 भागों में बांट देती है, 50-50 नहीं करती है, लगभग 2 भागों में बांट देती है। तो आप देखो ध्यान से, ये वाला जोन जो है ये काफ़ी ज़्यादा सनलाइट को रिसीव करता है, मैंने आपको बताया डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है। तो इंडिया का आधा जोन तो इसी में है, साउथ जोन देख रहे हैं इसी में है, इसलिए साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। और यहीं पर अफ्रीका है आपका आगे में, मैप में देखो पहले आप, अफ्रीका दिख रहा है आपको। अफ्रीका में कितने लोग काले काले होते हैं, वो गर्मी के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा इंडिया भी उस चीज़ को फेस कर रहा है यहाँ पे, यहाँ के भी लोग काले काले हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्मी वहाँ देखने को मिलती है, जो कि कॉफ़ी की खेती के लिए और ये सब जो चीज़ें हैं ना, मसालों की खेती के लिए 1 नंबर जगह है वहाँ पे। क्लाइमेट वैसा हो जाता है। हम लोग बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, यहाँ बंगाल में रहते हैं हम लोग, मान लो यहाँ क्लाइमेट जो है ठीक ठाक है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, ठीक है। सनलाइट जो है सीधा तो कभी पड़ता नहीं है, हल्का सा टिल्ट होकर पड़ता है हमको, लेकिन गर्मी फिर भी लगती है बहुत ज़्यादा भाई। तो ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो 8 राज्य जो जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है वो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और अंतिम पॉइंट जो शायद मैंने मिस कर दिया हो यहाँ पे, 1 डिग्री अक्षांश से 2 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ये हमेशा याद रखना आप। 1 डिग्री अक्षांश से, जैसे यहाँ पे आप इमेज में देखो, 1 डिग्री अक्षांश से दूसरे डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। तो आप मुझे इसका कमेंट करना आंसर, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच की टोटल जो दूरी जो है कितनी होगी। आप अर्थ का तो हाफ लेंथ ऐसे ही पता कर लोगे 111 से गुना करके, तो फुल लेंथ पता करना है तो उसको 2 से और गुना कर देना, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम अपने देशांतर रेखाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।